कार्तिक जीवन से मिलने के लिए पृथ्वीलोक से निकलने के लिए तैयार हो चुका था। उसने काफी देर तक उस रिबन की शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें छुपी अवशोषण की शक्ति को समझा था और अब वो शक्ति के मूल स्वभाव को समझ पाने में सक्षम हो गया था। इसका अर्थ था कि अब इस तरह की शक्ति का उपयोग करके कोई कार्तिक के साथ किसी तरह का छल तो नहीं कर सकता था। अगर कोई कार्तिक के साथ कोई छल करने की कोशिश करता तो वो इस अवशोषण की शक्ति में मिले हुए तत्वों के बीच पाए जाने वाले अंतर से ये समझ सकता था कि ये शक्ति उसे काली ऊर्जा की ओर ले जा रही है या यौगिक ऊर्जा की ओर। सारी बातों की ताकीद कर लेने के बाद कार्तिक ने आखिर ये निर्णय लिया था कि अब वो जाकर जीवन से मिलेगा और सारे सवालों के जवाब पाकर वो इस बात को साफ करेगा कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या उसे महादेवी के प्रति आक्रामक होने की जरूरत थी या वो इस मसले को आपसी बातचीत से सुलझा सकता था। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही जीवन से मिलकर वो इस बात का पता लगा लेगा कि महादेवी का मामला क्या था। बात जो भी हो, लेकिन अभी तक कार्तिक को इस बारे में कोई ख्याल भी नहीं था और वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि महादेवी और जीवन के बीच कभी किसी वक्त मधुर संबंध हुआ करते थे। जिस तरह से उसने जीवन से बात की थी उससे यही लगता था कि उसे महादेवी पर ना तो भरोसा है और ना ही वो महादेवी को एक अच्छा इंसान मानता है। उसने नागलोक के पोर्टल में उस रिबन का सही उपयोग करके प्रवेश किया और अगले ही पल वो आश्चर्य से भर गया क्योंकि उसके सामने वो युद्ध का मैदान नहीं था जहां उसने इससे पिछली बार गौतम के बताए रास्ते से प्रवेश करके नागलोक के सफर की शुरुआत की थी। इस बार वो सीधे एक बड़े से कक्ष जैसी जगह में पहुंच गया था। ये एक कक्ष होकर भी एक बहुत बड़े मैदान के जैसी जगह थी। यूं लगता था जैसे किसी बहुत बड़े खेल के मैदान को दीवारों से घेर कर उसे एक कमरे जैसा रूप दे दिया गया हो। लेकिन कमरे भी तो आयताकार हुआ करते हैं, जबकि यहां कुछ अलग ही बात थी। यहां आयताकार आकृति ना होकर सारा कमरा किसी त्रिकोण के रूप में था। सिर्फ 3 दीवारें थीं। उन तीनों दीवारों के रंग अलग अलग थे और ऊपर देखने पर तीनों दीवारें एक जगह जाकर मिल रही थीं, जो उसके सर के ठीक ऊपर बहुत ऊंचा एक केंद्र बिंदु था। पिरामिड? ये तो एक पिरामिड है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। उन तीनों दीवारों के रंग भी अलग अलग थे और जिस तरह से कार्तिक उसके केंद्र के ठीक नीचे था उस हिसाब से वे इस त्रिकोण रूपी आकृति में एक खास जगह पर सीधे अवतरित हुआ था। ये जगह इस पिरामिड का गर्भगृह होना चाहिए। कार्तिक ने सही अंदाजा लगाया था। वो एक बहुत विशालकाय पिरामिड के गर्भगृह में पहुंच गया था। जीवन ने मुझे इस बारे में पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? कार्तिक मन ही मन सोच रहा था और गौर से उस जगह का मुआयना कर रहा था। इस कक्ष के चारों ओर दीवारों पर बड़े बड़े आकार की मूर्तियों जैसे शिलालेख लगे हुए थे, जिनमें किन्हीं प्राचीन भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। उन शिलालेखों पर ध्यान देकर कार्तिक ने पाया कि वे हड़प्पा काल से भी बहुत पुराने लग रहे थे और शायद नागलोक में यहां उस वक्त भी सभ्यता रही थी जब पृथ्वी पर सभ्यता की शुरुआत का ही समय चल रहा था। यानी जब हड़प्पा और लोथल के साम्राज्य अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में थे और जब उनकी भाषा शुरू हुई थी, तब वे भी इसी तरह के चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग अपनी भाषा में किया करते थे और उसी तरह की कोई भाषा का उपयोग यहां भी हुआ था। पिरामिड का आकार देखकर स्वाभाविक रूप से कार्तिक को पृथ्वीलोक के मिस्र में बने हुए पिरामिडों की याद आ गई और इसी के साथ याद आ गई माया की। अपनी पहली शादी के कुछ दिनों के बाद उसे मिस्र जाने का एक मौका मिला था, जब माया को मिस्र जाने का बुलावा आया था। मिस्र की एक बड़ी कंपनी ने उसे ज्वेलरी के मामले में सलाह लेने के लिए वहां आने को कहा था और माया ने जिद करके कार्तिक को भी अपने साथ ले जाने की बात अपने परिवार से कही थी। कार्तिक को अच्छी तरह याद था
कि उस समय माया के परिवार में और बाकी लोगों की नजर में उसकी स्थिति क्या थी। वो कभी नहीं भूल सकता था कि एक वक्त ऐसा था जब माया के अलावा हर कोई जो उसे जानता था वो उसे बहुत ही नीची नजर से देखता था और उसे नालायक कहा करता था। भले ही उसने उन सारे लोगों को ऐसा कहने और बदतमीजी करने के लिए माफ कर दिया था, लेकिन उस दौर में उसने उन कठिनाइयों से जो कुछ सीखा था वो सब उसके व्यक्तित्व से दूर नहीं हो सकता था। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहता था। वो ये जानता था कि लोगों में बहुत सी ऐसी काबिलियत होती है जो सामने से नहीं दिखती है। उसे ये भी याद था कि एक बार उसने माया के साथ भी ऐसी ही गलती की थी। ये तब की बात थी जब राम्या और काम्या ने आकर उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि माया उसकी पत्नी होने के अलावा बहुत कुछ और हो सकती है। लेकिन उस वक्त उसने माया की काबिलियत से ज्यादा उसे अपने पास रखने की बात पर ध्यान दिया था और आगे जाकर यह गलत फैसला साबित हुआ था। अब वो जल्द से जल्द माया से मिलना चाहता था और वो उसे बताना चाहता था कि अब वो कितना बेहतर इंसान बन चुका है। वो उसे कहना चाहता था कि माया के बारे में भी उसकी राय कितनी बदल चुकी है। पहले जब उसकी माया से दूरी थी तो वो एक अलग तरह की दूरी थी, क्योंकि उसमें उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के रास्ते की ही तलाश थी। लेकिन इस बार जब वे अलग हुए थे तो बात सिर्फ एक दूसरे से मिलने की नहीं थी। अब वे जानने लगे थे कि एक दूसरे की जिंदगी में वे कितने जरूरी हिस्से हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हो जाते हैं। अब वो सिर्फ माया से इसलिए नहीं मिलना चाहता था कि इन दोनों के बीच प्यार था, बल्कि इसलिए भी कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे थे। अब जहां भी माया होगी उसे भी शायद ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। ऐसा कार्तिक को लग रहा था, लेकिन उसके मन में क्या था और उसे कैसा लग रहा था ये सब जानने के लिए तो फिलहाल उसका माया से मिलना जरूरी था। इसलिए तो वो जीवन से मिलने आया था, लेकिन वो कहीं और ही पहुंच गया था। उसके आसपास दीवारों पर शिलालेख थे। उन शिलालेखों की लिपि भी आम भाषा की तरह नहीं थी। वो किन्हीं शाब्दिक भाषाओं में नहीं लिखे गए थे, बल्कि उनमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग था, जहां उनमें से हर अक्षर किसी विशेष शक्ति या किसी विशेष स्थिति का प्रतीक था। इसका अर्थ था कि जब तक कोई ब्रह्मांड की उन सभी शक्तियों और उनके संबंधित प्रतीकों से अच्छी तरह अवगत ना हो, तब तक वो इन शिलालेखों को ना ही पढ़ सकता था और ना ही समझ सकता था। कार्तिक अभी उन सारी विचित्र चीजों और उस कक्ष के विशेष माहौल पर नजर डाल ही रहा था कि उसने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और उसने पलट कर देखा। शायद जीवन ही होगा या फिर कोई दूत, कार्तिक ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो आश्चर्य से भर गया। ऐसा कैसे हो सकता है, वो बोला। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था कि जो उसकी आंखों के सामने है वो सचमुच यथार्थ है या उसे किसी तरह का भ्रम या सपना दिख रहा है। उसने एक बार अपनी सारी ऊर्जा को संभाला और सामने के दृश्य को ठीक से देखना और समझना चाहा। फिर अपनी आंखें भी मल कर देखी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। उसके सामने एक बच्चा था जो अपनी मासूम आंखों से उसे एकटक देखे जा रहा था। ये बच्चा कौन था, इस बात का एक हल्का सा अंदेशा कार्तिक को था, लेकिन वो अपने दिमाग में आती हुई उस आवाज पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो अपने दिमाग की बात सुनता तो जो उसके सामने था वो एक ऐसा विरोधाभास पैदा कर रहा था जिसे समझना फिलहाल कार्तिक की समझ से परे हो रहा था। अचानक ही कार्तिक को उन सारी चीजों पर संदेह होने लगा जो अभी तक हुई थीं। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जीवन ने उसे इस जगह पर भेजा था, क्योंकि अगर ये जीवन का ही काम था तो फिर उसके पास या तो जीवन पर संदेह करने की वजह आ गई थी
या फिर जीवन के साथ भी कोई ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। या तो जीवन खुद किसी मुसीबत में था या फिर कोई मुसीबत उसके साथ थी। सामने खड़ा बच्चा कार्तिक को देखे जा रहा था, पर फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कार्तिक का दिमाग उसे पहचान रहा था, लेकिन मन मानने से इनकार कर रहा था। उसने आगे बढ़कर बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बच्चा भी हैरान और परेशान था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो काफी देर तक आगे पीछे देखता रहा। वो अपनी जगह से हिलने से भी डर रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। आखिर वो कहां था और जहां भी था वहां क्यों था? वो कार्तिक की तरफ एक तरह के डर के साथ देख रहा था, लेकिन कार्तिक के हाव भाव से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये व्यक्ति उसके लिए कोई खतरा नहीं है, और उसे भी कार्तिक के चेहरे में एक तरह का अपनापन दिखाई दे रहा था। हालांकि वो सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का अपनापन महसूस होने की वजह से क्या हो सकता है। आखिरकार एक बच्चे के दिमाग में इतनी अजीबोगरीब चीज कैसे समझ आ सकती थी, जबकि खुद कार्तिक भी ये देखकर बहुत ही गहरे आश्चर्य में था। काफी देर तक इसी तरह के असमंजस में पड़ा हुआ वो बच्चा वहीं खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार उसने भी ये समझा कि अगर इस सारे मामले को सुलझाना है तो उसे इस अजनबी से बात तो करनी होगी। इसलिए उसने कुछ डरते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं कार्तिक हूं। ये सुनकर कार्तिक का डर सही साबित हो गया। अब वो क्या करे और क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक ने आगे बढ़कर उस बच्चे का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी कलाई के करीब ध्यान से देखा। वहां एक नीले रंग का तिल था, ठीक वैसा ही तिल जैसा कार्तिक के हाथ पर था। वो बच्चा कार्तिक ही था, लेकिन ये कैसा माया जाल था?